नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावों का ऐलान कर दिया है और 2 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और 14 नवंबर को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, यानी तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ खड़ी है। क्या वो महागठबंधन के साथ है या फिर नीतीश कुमार की सरकार को एक्सटेंशन देना चाहती है, जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार अब तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। और क्या उन्हें फिर से एनडीए का जो गठबंधन है, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और कुछ और दल जो हैं उनके साथ, उन्हीं के साथ बिहार आगे चलना चाहता है, या फिर महागठबंधन जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्या उनको मौका मिल सकता है इस बार सरकार बनाने का? पिछली बार बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम अंतर से, 0.03% का जो अंतर था, उससे महागठबंधन पीछे रह गया था सरकार बनाने में। जो वोट मिले थे उसमें केवल 12,700 वोट का फर्क था दोनों गठबंधनों के बीच में। हालांकि सीटों का फर्क लंबा था, थोड़ा सा 15 सीटों का करीबन उसमें फ़र्क था, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो फ़र्क कम था और आरजेडी नंबर 1 थी सीटों के लिहाज से भी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। अब इस बार क्या बदलाव हुआ है? 2-3 बातें बड़े जोर शोर से हो रही है। एक तो ये है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी? 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरे ख्याल से इतना बड़ा रिकॉर्ड तो किसी के पास है नहीं। और इधर उधर सब तरफ वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी यानी एमजीबी गठबंधन के साथ भी, एनडीए गठबंधन के साथ भी। बिहार में अक्सर कहा जाता रहा है कि विपक्ष कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उससे पहले आप देखें तो 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव का रिजीम रहा। लालू राबड़ी वहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री रहे। फिर 2005 के चुनाव हुए जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, हंग असेंबली हुई, राष्ट्रपति शासन लगा और फिर दोबारा जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार बड़े बहुमत के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। सरकार बनाई और तब से लेकर आज तक उन्होंने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का पाया है वो नहीं छोड़ा है। इस बार के चुनावों में एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। राहुल गांधी जी तो वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे बिहार की यात्रा भी उन्होंने कर ली और उसमें वोट चोरी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा उन्होंने की। एसआईआर का काम पूरा हो गया, कोई बड़े आपत्तियां राजनीतिक दलों ने नहीं की। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कहा कि सब काम हो गया। उसके बाद 1 महीने का मौका मिल गया जांच का, परख का, दोबारा से करने का। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि नॉमिनेशन का चुनाव से 10 दिन पहले तक भी यदि आप नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक भी यदि आपका नाम अब भी जुड़वाना है तो जुड़वा सकते हैं। 7 और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन जब नॉमिनेशन के लिए काम हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग के कामकाज में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाए। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 390 जो है वो इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की परमिशन देता है कि उसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं हो जब तक कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं हो जाए। और ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के प्रोसेस को नोटिफिकेशन से लेकर सरकार बनने यानी चुनाव के नतीजे आने तक के लिए माना गया है। तब तक का पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। अब क्या हो सकता है इस बार के चुनाव में, ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, एक और नौजवान जो नेता हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में काफ़ी घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो भी क्या इस बार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2 फैक्टर्स इस बार के चुनाव पर नज़र रखते हैं हम लोग। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई तो हो रही है। एक है महिला फैक्टर, वुमन फैक्टर, और दूसरा है युवा, फर्स्ट टाइम वोटर। अब यदि महिलाओं का वोटर को देखें तो शुरुआत से ही महिला वोटर नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ी रही हैं। 2005 में जब सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने, तो सबसे पहले उन्होंने स्कूली गर्ल्स के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म और साइकिल देने की बात की थी, दिया गया था। स्कूली छात्राओं को यूनिफॉर्म और साइकिल दी गई थी और उससे वहाँ पर एजुकेशन के लेवल पर और जो ड्रॉप आउट था उसमें बहुत अंतर आया था। ड्रॉप आउट कम हुआ था लड़कियों का और लड़कियां पढ़ने जाने लगी थी। अब याद कीजिए 2005 में जो छात्राएं स्कूलों में पढ़ रही थी, जो लड़कियां स्कूलों में पढ़ रही थी, वो आज माँ हो गई हैं और वोटर हो गई। और तब मुख्यमंत्री के खाते से 10,000 रुपये जीविका योजना के लिए, रोजगार योजना के लिए दिए गए हैं, एक मुश्त। और उसमें भी कहा कि यदि आपका रोजगार पर काम बढ़ जाए तो आपको 2 लाख रुपए लोन मिल सकता है।
तो 10,000 रुपये 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को दिए गए हैं। कुछ बट रहे हैं, कुछ नहीं बटे, कुछ बट जाएंगे चुनाव तक। और आखिरी वक्त तक, कल सुबह चुनाव के ऐलान से पहले तक भी उन्होंने उसकी तीसरी किस्त बांट दी थी मुख्यमंत्री जी ने। उसके अलावा भी कुछ और सुविधाएं दी गई हैं, कुछ और पेंशन्स दी गई हैं, विधवा पेंशन है, तमाम तरीके की काम है। तो 10,000 रुपये का मतलब करीब करीब 1 करोड़ महिलाओं का मतलब हो गया करीब करीब 25% वोटर्स पर ये असर डालेगा। तो क्या महिलाएं एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को जिताने के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं? यदि पिछले आंकड़ों को देखा जाए 2010 के बाद 2015, 2020, 2025 को मैं देखूं, हाँ 2016 में एक काम और किया था नीतीश कुमार जी ने, नशाबंदी का। हालांकि स्टेट में बड़ा विरोध भी हुआ था और कोई फायदा भी बहुत नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं को ये अपने पक्ष की योजनाएं लगी, जिससे उनको लगा कि नशाबंदी से उनके घर परिवार रसोई जो है उसका फायदा हुआ है, पैसा उनके पास तक पहुंचने लगा है। अब यदि मैं देखूं तो 2010, 2015 और 2020 में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले हैं। 2015 में ये अंतर महिलाओं का और पुरुषों का 10% का था, जबकि 2005 में 7% पीछे थी महिलाएं, मतलब 7% कम महिलाओं ने वोट डाला था पुरुषों के मुकाबले में 2005 में, जबकि 10 साल बाद 2015 में 10% ज़्यादा महिलाओं ने वोट डाला। 1962 का हिसाब किताब देखूं, मैं देख रहा हूं तो वो 23% महिलाएं कम वोट डाला करती थी उस वक्त 1962 में। मतलब इतना बड़ा अंतर था पुरुष और महिलाओं के बीच में। और उस समय जो वोट भी डालती थी वो परिवार का वोट माना जाता था, यानी गांव के मुखिया ने, परिवार के मुखिया ने जो कह दिया उसको वोट डाला जाएगा। फिर बात हुई 2020 के चुनाव। तो 2020 के चुनाव में देखें तो 243 जो विधानसभा सीटें हैं बिहार की, उसमें 167 सीटों पर, 167 सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है। और जहां ज़्यादा वोट दिया है वहां पर एनडीए को ज़्यादा लीड मिली है। उन 167 सीटों में से जो ज़्यादातर उत्तर बिहार की हैं, और वहां से एनडीए को बड़ी बढ़त मिली, मार्जिन मिला, और उससे वो जीत में कामयाब हुए। तो क्या ये महिलाओं का फैक्टर, और उसमें 10,000 रुपये की एक मुश्त टन से गिरने वाली योजना, हाँ उसे आप इलेक्टोरल ब्राइब कह सकते हैं, मैं तो इलेक्टोरल ब्राइब ही कहता हूँ। तो उस पर खैर चुनाव आयोग की अब चर्चा करना बेकार है, वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है, करते नहीं है, कोई एक्शन नहीं करते। उनकी कॉपी ऐसी नहीं है कि जो जगा दे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की घोषणा से घंटे भर पहले, 2 घंटे पहले इस तरह की घोषणाएं की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई अपनी राय जाहिर नहीं की। और एक और घुसपैठियों का जो मसला था उस पर भी चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन नतीजे बता रहे हैं 2020 में जो 243 में से 167 सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले, उनमें ज़्यादातर सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। ये ज़्यादातर इलाका उत्तर बिहार का था जहाँ एनडीए को मौका मिला और सरकार फिर से बन गई नीतीश कुमार जी की। तो अब ये 10,000 रुपये कैसी मदद करेंगे? आमतौर पर माना जा रहा है, जो मैंने अभी तक के जो ओपिनियन पोल आए हैं, सर्वे आए हैं, उसमें कहा गया कि 5 से 6% का वोटों का इजाफा हो सकता है नीतीश कुमार जी के लिए, एनडीए के लिए। तो ये तो बड़ा हो जाएगा। अभी तो 0.03% के मार्जिन से चुनाव जीता था 2020 का, और नीतीश कुमार का नंबर जो है सीटों का जेडीयू का वो भी बढ़ सकता है। जो पिछली बार 43 हो गई थी, उसमें चिराग पासवान साहब भी थे पिछली बार, अब चिराग पासवान साहब इस बार इस तरफ हैं। तो क्या ये चुनाव एक तरफा हो गया? हरगिज नहीं। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, युवा वर्ग। युवा जो है वो कितना साथ है नीतीश कुमार के या तेजस्वी के? बार बार जंगल राज की बात की जाती है, तो यदि फर्स्ट टाइम वोटर्स को और युवा वोटर्स को देखें तो 3 जनरेशन वोट्स करीब करीब, मतलब 18 से 30 साल की जो उम्र के लोग हैं, 40% से ज़्यादा, वो लोगों ने जंगल राज देखा ही नहीं है। तो क्या उन पर जंगल राज के स्लोगन का कोई असर पड़ेगा? फिर तेजस्वी और प्रशांत किशोर, 2 बड़े लोग, 2 नेता बेरोजगारी को और महंगाई को, रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और हमेशा पिछली बार भी देखा कि तेजस्वी को युवा नेता के तौर पर वहां देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर ने भी उसी मुद्दे को उठाया है। तो क्या ये युवा वोटर जो है वो महागठबंधन के साथ खड़ा होकर उसको जो 0.03% का जो मार्जिन था जिससे वो हार गया था, उसे जीत में बदलने में कामयाब हो सकता है?
क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार से युवाओं को लेकर कोई बहुत बड़ी योजना नहीं मिली है और नीतीश कुमार को एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री, बुजुर्ग नेता के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसको भी देख लें तो 2025 में 14 लाख 14.01% फर्स्ट टाइम वोटर बढ़े हैं इस बार के इलेक्शंस में। पिछली बार जो था वो 11.17 लाख बढ़े थे और उससे पहले जो बहुत बड़ा था 2015 में वो था 24.13%। आज की तारीख में देखा जाए आंकड़े बता रहे कि एवरेज यानी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी हर विधानसभा पर 5,765 फर्स्ट टाइम वोटर बढ़ गए हैं। 5,765। पिछली बार थे 4,597 और 2015 में थे 9,930। अब यदि ये देखा जाए कि 5,765 सीटों पर ये बढ़ गए हैं तो ये करीब करीब है 56% हर सीट पर बढ़ गया है। और 2020 के चुनाव देखूं तो वहाँ पर जो ये 5,765 है, ऐसा विनिंग मार्जिन, इससे ज़्यादा का विनिंग मार्जिन 56 सीटों पर था। ठीक है, 52 सीटें ऐसी थी जहाँ पर 5,000 से कम वोटों से जीत का अंतर रहा था। 52 सीटों पर 52 सीट्स पर 5,000 से कम। अब यदि एवरेज 5,765 वोटर फर्स्ट टाइम वोटर बढ़ गया है तो क्या वो तेजस्वी की जो किस्मत है उसको बदल सकता है, या प्रशांत किशोर जी के जो फर्स्ट टाइम एक तरह से बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या उनकी भूमिका को बढ़ा सकता है, और क्या ये दोनों मिलकर नीतीश कुमार को रोक सकते हैं सरकार बनाने से। तो ये सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए कि युवा जो है क्या तेजस्वी की किस्मत बदल सकते हैं और महिलाएं जो हैं क्या नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रख सकती है। देखेंगे, इलेक्शन इंटरेस्टिंग है, बराबर बराबर से मसला है, लड़ाई बराबर की है। महिलाओं का वोट नीतीश जी के साथ, युवाओं का वोट मोटे तौर पर तेजस्वी जी के साथ और प्रशांत किशोर के साथ। आगे चलेंगे तो चुनाव में पता पड़ेगा कि कौन किसके साथ है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।